नमस्कार दोस्तों। आरपीसी एग्ज़ाम में क्या पूछेगा जो सीरीज़ हमारी चल रही है, उस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन यानी फलन। देखिए, ये टॉपिक जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये जटिल है, ये कठिन है, ये समझने के लिए काफ़ी ऊर्जा मांगता है। काफ़ी ऊर्जा इसको चाहिए होती है अगर आप इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई सवाल जैसा नहीं है कि आपने एक सवाल निकाला, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, ये आपसे मांगता है लॉजिकल थिंकिंग, ये आपसे मांगता है मैथमेटिकल थिंकिंग, ये आपसे मांगता है बारीकियां समझने की क्षमता। वो आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, लेकिन आप इसे 2 या 5 दिन में नहीं ला सकते, एक समय लेता है ये। तो ये टॉपिक जो होता है, नॉर्मली जब मैं किसी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ये बात कहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप उससे ऊपर, मतलब आप नेट के लिए जा रहे हैं या आप कॉलेज लेक्चरर के लिए जा रहे हैं, इन एग्ज़ाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप इस टॉपिक को गहराई से पढ़िए, क्योंकि गहराई है लेगा आपका आराम से। ये 10 से 15 दिन लेने वाला टॉपिक है। ये 10 से 15 दिन में आप जाकर इस टॉपिक पे पकड़ बना पाएंगे, ग्रिप बना पाएंगे। वरना तो आप हो सकता है आपने 2 दिन में पढ़ा, 2 दिन में पढ़ा तो अगले 2 दिन बाद भूल जाएंगे। 2 दिन पढ़ा तो अगले 2 दिन बाद भूल जाएंगे कि क्या कहानी थी क्या नहीं था। और फलन याद रखिए, ये वैसे ही है जैसे इंग्लिश है। इंग्लिश है, बच्चा 12 साल पढ़ता है स्कूल में, तब भी वो इंग्लिश नहीं सीखता ना। फलन भी साथ ऐसा ही होता है। 12 साल से वो फलन पढ़ता रहे तो 12 साल बाद में भी वो वहीं का वहीं पहुंचता है। हाँ, उसे इतना पता है कि फलन होता है, लेकिन क्या होता है कैसे होता है फिर वो अटकेगा। तो ये प्रॉब्लम ही है। तो ऐसा अगर आपके साथ है तो घबराइए मत, ये नॉर्मल है, ये एकदम सामान्य है। फलन का नाम हज़ारों बार सुनते हो आप किताबों में, लेकिन फलन के जब क्वेश्चन आते हैं तो घुमा देते हैं। और वो आईआईटी वाले जो कंपटीशन में बैठे उनसे भी पूछ लीजिए, सबकी हालत ख़राब रहती है, टाइट रहती है इसके अंदर। तो पढ़ाने वालों की भी टाइट रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपने लिए मत देखिएगा, सबकी हालत ऐसी बुरी रहती है। बहुत टाइम लेता है, समझाने में भी टाइम लगता है। चलिए, इस बारे में बात कर दी। तो फलन जो टॉपिक है उसे एक बार ऊपर ऊपर से पढ़िए, सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर करिए। जो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ उन टॉपिकों पे पकड़ कर लीजिए, फलन का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आने का चांसेस है वो है सिर्फ एक, मैक्सिमम क्वेश्चन एक। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को। मैं तो आपको राय दूंगा, ज़्यादा माथापच्ची ना करिए, छोड़ दीजिए टॉपिक को, ज़्यादा इसमें कुछ खास निकलने वाला है नहीं। अब फलन के बारे में देखो, जानकारी ज़रूर होनी चाहिए आपको, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स ही फलन के ऊपर टिकी हुई है। अगर मैथमेटिक्स आप पढ़नी है, समझनी है, तो फलन के बारे में आपको बेसिक जानकारी तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। तो उस लिहाज से आपको ये टॉपिक पढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन के लिहाज से ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, उन पे आप अच्छे से मेहनत कीजिए। और आरपीएससी नॉर्मली सामान्यतः उन्हीं टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें 3 टॉपिक है जो फेवरेट है आरपीएससी के। एक है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। ये तो आरपीएससी को बहुत ही पसंद है। इस टॉपिक से संयुक्त फलन का मतलब है जब 2 फलन आपके पास दिए गए हों, दोनों को मिलाकर आपको एक फंक्शन बनाना हो, कंपोजिट फंक्शन बनाना हो, तो फिर इसकी बात होती है। कंपोजिट फंक्शन अगर आपको बनाना हो तो फिर इसकी चर्चा होती है। जैसे मान लीजिए एक एफ है एक जी है, आपको फॉग फंक्शन बनाना है, या आपको गॉफ बनाना है, या फिर खुद को ही खुद के साथ बनाना है, मतलब एफ ओ एफ बनाना है, ठीक है, जी ओ जी बनाना है। लेकिन बेटा यहाँ पे सिर्फ बनाना मत सीखिएगा, ऐसा ना हो कि आप फॉग बनाना सीख गए, गॉफ बनाना सीख गए, ना ना, उससे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली प्रतिलोम फलन की परिभाषा भी इससे होती हुई जाती है। तो वो सब चीज़ें आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये फॉग कहाँ से कहाँ परिभाषित होता है, एफ मान लीजिए ए से बी में परिभाषित है, जी बी से सी में परिभाषित है, तो एफ ओ जी कहाँ परिभाषित होगा। ये सारी बातें आपको इसकी बारीकियाँ पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पूछा है, पहले भी पूछा है और आगे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बनता है। सीधा ये नहीं कि एफ ये है जी ये है, बताओ संयुक्त फलन क्या होगा। ऐसा इजी पेपर बनाएगा तो पूछ सकता है, वरना कुछ तो इसमें घुमाव डालेगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, संयुक्त फलन वाले को। दूसरा है प्रतिलोम फलन। संयुक्त फलन की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते पढ़ते ही आपको एक प्रतिलोम फलन की परिभाषा भी साथ में मिल जाएगी कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। संयुक्त फलन से ही प्रतिलोम फलन की परिभाषा निकल के आती है, संयुक्त फलन के आधार पर ही प्रतिलोम फलन की परिभाषा दी जाती है। हम नॉर्मली तो ऐसे ही बोलते हैं कि प्रतिलोम फलन मतलब जो फलन का उल्टा हो, ये ठीक नहीं है परिभाषा। संयुक्त फलन आपको बताता है कि भाई किसको प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो वो परिभाषा, आप प्रतिलोम फलन की परिभाषा संयुक्त फलन से होते हुए जो जाती है उसको पढ़िएगा, उससे आपको शर्त भी पता चलेगी कि किसी फलन का प्रतिलोम फलन कब बनता है और कब नहीं बनता, बनने के लिए क्या आवश्यक है, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो प्रतिलोम फलन का क्वेश्चन आता है, संयुक्त फलन, प्रतिलोम फलन, ये फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा एक है जो कि कम फेवरेट है, वो है, हाँ कभी कभी पूछता है लेकिन पूछता है, वो है एक ही एववाच्यक फलन के प्रकार। एक फलन दे दिया, फिर पूछ लिया कि बताइए निम्न फलन क्या है, और 4 ऑप्शन भी बहुत सुंदर बन जाते हैं।
चार ऑप्शन भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। चार ऑप्शन क्या है, सिंपल है, देखिए एक एक ही नहीं है, एक ये तो सीधे ले लेते हैं, एक एक ही है आच्छादक है, एक एक ही नहीं है आच्छादक है, एक एक ही है आच्छादक नहीं है, एक एक ही भी नहीं है आच्छादक भी नहीं है। देखिए चार ऑप्शन आराम से बन गए, चार ऑप्शन आराम से बन गए। तो ये बहुत अच्छा आराम से ऑप्शन जिसके इजीली बन सकते हैं, ये वो टॉपिक है। ये 3 टॉपिक जो है ये पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि ये 3 चीज़ें जो है ये तब बनती है जब पेपर का लेवल ईजी हो। अगर पेपर का लेवल जो है वो ईजी रखेगा तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर पेपर का लेवल टफ है, टफ मतलब स्टैंडर्ड का लेवल है, अब नहीं लगता कि स्टैंडर्ड का लेवल आएगा, क्योंकि 40% वाले रूल की वजह से और जो इससे पहले फर्स्ट ग्रेड से आगाज हुआ है वो क्लियर कर रहा है कि पेपर टफ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और पेपर टफ के हिसाब से जाते हैं तो ये क्वेश्चन कम पूछता है, बल्कि 2 टफ टॉपिक है जो है, एक तो है प्रांत, दूसरा है परिसर। दोनों एक साथ नहीं पूछता, या तो प्रांत पूछता है या परिसर पूछता है। ये भाई कॉम्प्लिकेटेड है। और प्रांत भी अच्छा सा फलन, ऐसा फलन जिसमें लोग भी है, कोस भी है, मिक्स करके पूछ लिया कि बताओ उसका प्रांत क्या होगा। समझ रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के ऐसे, जैसे लोग डाल दिया, ठीक है, लोग डालने के बाद में मान लीजिए साइन भी डाल दिया और थोड़ा सा पसंद आया मोड भी डाल दिया, अब पूछा बताओ इसका परिसर क्या होगा, बताइए इसका प्रांत क्या होगा। तो ऐसा घुमा फिरा के डालता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि ये तब है जब लेवल टफ है, जब कंपटीशन का लेवल टफ हो, और खासकर टफ सेकंड ग्रेड तो टफ में आता ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड है या कॉलेज लेक्चर है जहाँ सीटें बहुत कम है, वहाँ कंपटीशन में आपको चूज़ करना है, बहुत ज़्यादा लोगों में से बहुत कम को चूज़ करना है, फिर ऐसे क्वेश्चन जो है वो डाले जाते हैं। नॉर्मली ये 3 है, लेकिन थोड़ा सा प्रांत परिसर, अगर प्रांत परिसर मान लीजिए इसमें डलता है तो छोटा सा ही डालेगा। छोटा सा कैसे, कुछ बेसिक फंक्शन है उसके प्रांत परिसर पूछ लेते, जैसे साइन एक्स डाल दिया, बताइए साइन एक्स का परिसर क्या है, साइन एक्स का प्रांत क्या होगा, एक एक की बनाने के लिए इसका प्रांत क्या होगा। तो इस टाइप के, या फिर अंडर रूट का डाल दिया, अंडर रूट 1 - x², इसका परिसर बताइए, ठीक है। इस तरह की छोटा क्वेश्चन जो है वो अगर इजी में आते हैं ये लोग, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ये चीज़ें पढ़ते ही आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि फलन को आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़िए, हेडेक मत लीजिए एक क्वेश्चन के लिए, है ना। एक क्वेश्चन के लिए अपने पेपर को ख़राब मत करिएगा, ये टाइम लेता है, फलन टाइम लेता है। ये इजी टॉपिक नहीं है कि आप इसे सिर्फ एक दिन में या आधे घंटे में या 2 घंटे में पढ़ के एक साइड में कर देंगे, नहीं। ये कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है वो मांगेगा, अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, फिर खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ये निखर के आता है। तो इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए मोटा मोटी ऊपर ऊपर से देखिए और जो पुराने क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व कर लीजिए। अदर एग्जाम में कहीं आए हुए हैं, जैसे केवी में है, नवोदय में है, यूपी में है, हरियाणा में है, वहाँ जहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन निकाल के अपनी प्रैक्टिस को पूरा करिए, इससे आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ पे। अब जो फंक्शन के जो क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे उनका भी एक बार दर्शन आपको करा देता हूँ, सॉल्यूशन करवा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। आज आरपीएससी ने जो पिछले सालों में जो फंक्शन के जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और उनका लेवल जो है एक्चुअली वो कैसे क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी फंक्शन से रिलेटेड, मतलब जो पुराने क्वेश्चन हुए हों उनके आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, प्लस उनको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है और आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखिए। चलिए आइए, फंक्शन यानी फलन, टॉपिक है हमारा फलन, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एफ ओ एफ, आपको एफ एक्स दिया हुआ है। एफ जो है वो आपका एक फलन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, मतलब आर से आर पे, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर, और एफ एक्स बराबर है 2x - 3। तो एफ ओ एफ ज्ञात कीजिए। तो एफ ओ एफ का मतलब हुआ, एफ ओ एफ का मतलब हुआ एफ के अंदर एफ को ही पुट करना है। जो आपका एफ है बेटा उसी के अंदर आपको एफ को पुट कर देना है। मतलब एफ के अंदर एफ का रखने का मतलब है जो एफ के अंदर एक्स है उसकी जगह एफ को ही रखिए, ठीक है ना। तो ये आपका एफ रहा, इसके अंदर आपको एक्स की जगह क्या रखना होगा, एफ को रखना होगा। तो ये जाएगा एफ ऑफ, तो आपने इसकी जगह एफ रख दिया, तो ये हो गया 2f - 3। तो जो एक्स था उसकी जगह एफ आ गया। रखने का मतलब यही होता है, रखने का मतलब होता है वो कह रहा है जिसको रखो तो एक्स की जगह उसको रख दो, तो एक्स की जगह हमने एफ को रख दिया, तो ये 2f3 हो गया। अब अपना एफ का जो मान है वापस रख दीजिए, एफ का मान है 2x - 3, तो 2 × 2x - 3 थोड़ा सा सॉल्व करिए और आपका काम पूरा। ये हो गया 4x - 6 और 3 9, 4x - 9, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल आया।
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर बार सिंपल नहीं आया। 2013 का जो अगला क्वेश्चन, ये 11 का था, 13 का जो क्वेश्चन था वो कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी अच्छा खासा लेवल था इस क्वेश्चन का। ये आपके पास ऑप्शन है, एक फलन आपको एफ दिया है, एक जी दिया है, तो बताइए सत्य कथन कौन सा है। चार ऑप्शन में आप एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, सब में ही गॉफ की बात हो रही है, जी एफ की बात हो रही है, जी एफ, जी एफ, जी एफ और जी एफ, ठीक है, सब में जी एफ की बात हो रही है। जी एफ का मतलब क्या होता है? जी एफ का मतलब है आपको कि जी के अंदर एफ, जी के अंदर एफ को रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब पहला फलन कौन हुआ? एफ, फिर हुआ जी। तो पहले एफ से मान निकालिए, जो मान आए उसको ले जाके जी में रख दीजिए। नहीं समझ में आया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले एक्स उठाएं, उसे एफ एक्स में रखें, फलन एफ जो फलन है उसमें रखें। एफ में रखने के बाद एफ जो भी उत्तर दे उसको ले जाके फिर जी में रखें। इससे बनता है आपका जी ओ एफ। जी ओ एफ इस तरीके से बनता है, पहले आप एक्स का एक मान उठाते हैं, उसे आप एफ में रखते हैं, एफ में रखने के बाद एफ जो देता है उसको आप जी में ले जाके रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। आइए, तो इसका मतलब पहले कौन हुआ? पहले हुआ एफ, फिर हुआ जी। तो पहले आप एफ से उठाइए और फिर आप जी में ले जाइए। तो हम इसको ऑप्शन की सहायता से देखेंगे, उससे काफ़ी आसान हो जाएगा ये। तो ये है 0 से 1, 0 से 1 आप आ जाइए, पहले एफ में चलना है फिर जी में चलना है। तो 0 से 1 ये रहा, ये रही 0 से 1 वाली लाइन। 0 से 1 लेंगे तो यहाँ आएंगे, तो 0 पे 0 आ जाएगा, 1 पे 2 आ जाएगा, तो 0 से 2 आ गया। तो f ने मान दे दिया 0 से 2, x का मान 0 से 1 लेने पर f का मान आ गया 0 से 2 तक। अब 0 से 2 वाला ये दोनों आ गए, 0 से 1 तक ये, और 1 से 2 फिर यहाँ मिलेगा आपको कि 4 तक है, 4 तक है तो 2 यहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो 2 देगा, फिर f को g में रखने पर 2 आएंगे, तो एक ही दिखा रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। समझाया ऑप्शन गलत क्यों है? ये ऑप्शन इसलिए कहता है कि इसने हमें 2x दे दिया, ठीक है। अब 2x को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो 2 उत्तर आएंगे ये तो, क्योंकि 0 से 1 के लिए तो यहाँ रखना पड़ेगा और 1 से 2 के लिए यहाँ रखना पड़ेगा, तो 2 आंसर आने चाहिए थे, इसने तो 1 दिए, तो ये गलत हो गया। चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं, 1 से 2, और 1 से 2 यहाँ मिलेगा, 1 से 2 यहाँ मिलेगा, 0 से 2 है ना बेटा, जब 0 से 2 है तो 1 से 2 यहाँ मिलेगा। समझ रहे हैं बातों को? आप बीकानेर से अगर जयपुर जा रहे हैं तो ये लंबी दूरी है, बीकानेर से जयपुर, सिक्कर से जयपुर उसी के बीच में आएगा, क्योंकि सिक्कर उसी के बीच में आता है, तो सिक्कर से जयपुर उसी के बीच में आएगा। तो 0 से 2 अगर आप जा रहे हैं तो 1 से 2 भी इसी के बीच में आएगा, तो 1 से 2 आई हो गया। तो 1 पे क्या हुआ? 1 से 2 में 1 पे क्या हुआ? 2, 2 पे क्या हुआ? 4, तो ये 2 से 4 हो गया। 2 से 4 की लाइन कौन सी है भैया? ये रही, ये रहा 2 से 4। दोबारा समझिए मेरी बात को बेटा, मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड है तो है, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए 1 से 2, 1 से 2 पहले ढूंढिए कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ये रहा 1 से 2, 1 से 2 आपको यहाँ मिलेगा, मिल गया 1 से 2। अब 1 जब रखेंगे, इसमें जब आप 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और 2 रखने पे आ जाएगा 4, यानी 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 आपको मिलेंगे यहाँ, तो ये रहा। तो ये है आपका f में ये काम करेगा, g में ये काम करेगा। तो f को g में रखना है तो रख दीजिए ना, रखना है तो रख दीजिए, ले जाके आप अपने f को g में रख दीजिए। रख दिया भाई, x की जगह 2x/2। अब आप सोचेंगे कि x की जगह 2x कैसे आ गया, तो ये रहा, आप x की जगह f रखते हैं ना, f कौन है? 2x, 2x रख दिया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? x। जी कितना है? x है, हाँ जी है तो आंसर हो गया। तो थोड़ा टेढ़ा था, क्या करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g और f एक एक ही और आच्छादक है, एक एक ही आच्छादक है, मतलब 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। याद रखिए जब दो फलन एक एक आच्छादक होते हैं तो उनका जो संयुक्त फलन होता है वो भी एक एक आच्छादक होता है। तो GOFO तथा FOGO दोनों एक एक ही आच्छादक होंगे। दो फलन अगर एक एक आच्छादक है तो उनका संयुक्त फलन भी एक एक ही आच्छादक होता है। ये भी आपका एक एक ही आच्छादक होगा। अगर आपके दोनों फलन एक एक आच्छादक है तो संयुक्त फलन भी एक एक आच्छादक होगा। अच्छा, अगर कोई फलन एक एक आच्छादक है, पहले तो यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, अगर कोई फलन एक एक आच्छादक है तो इसका इन्वर्स विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान होता है, क्योंकि प्रतिलोम के विद्यमान होने की शर्त यही होती है, प्रतिलोम विद्यमान है। F का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा, G का भी विद्यमान होगा, और GOF और FOG इनका प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। क्योंकि अगर दो फलन, कोई फलन G उसका एक एक आच्छादक है, फलन अगर एक एक आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम बनता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रतिलोम फलन की क्या शर्त होती है, तो प्रतिलोम फलन की आवश्यक है पर्याप्त शर्त, मतलब प्रतिलोम बनने की शर्त यही है कि भाई आपका फलन जो है वो एक एक आच्छादक हो। अगर आपका फलन एक एक ही एवं आच्छादक दोनों प्रकार का है तो उसका इन्वर्स बनेगा, प्रतिलोम विद्यमान होगा।
ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि जी और एफ दोनों एक ही के आच्छादक है, दोनों एक ही के आच्छादक है तो उनका संयुक्त फलन भी एक ही के आच्छादक है। तो इसका मतलब यहाँ तो सबके ही प्रतिलोम विद्यमान है, जी का प्रतिलोम भी विद्यमान है, एफ का प्रतिलोम भी विद्यमान है, जी और एफ का प्रतिलोम भी विद्यमान है, एफ और जी का विद्यमान है, इन सबके प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, आगे यहाँ तक बात से ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। u बराबर जी टी बराबर एफ एक्स, तो ये टी को उठा के यहाँ रख दीजिए, जी टी का मान रखने पर टी कौन है, तो ये आपका बन गया गॉफ, बन गया। अब याद रखिए जैसे मैंने कहा गॉफ क्या है, एक ही के आच्छादक है, एक ही के आच्छादक, इसका मतलब प्रतिलोम विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है तो आप उठा के गॉफ को इधर ले आइए, इधर आ गया तो गॉफ का इन्वर्स हो गया, क्योंकि इधर उठ के आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो गॉफ का इन्वर्स हो गया, हो गया। अब हमारा प्रतिलोम का नियम कहता है कि गॉफ का इन्वर्स बराबर होता है, गॉफ का इन्वर्स बराबर होता है एफ इन्वर्स ओ, क्रम बदल जाता है, दोनों के अलग अलग इन्वर्स हो जाते हैं, क्रम बदल जाता है, अलग अलग इन्वर्स हो जाते हैं। जो मैंने रूल काम में लिया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि गॉफ का इन्वर्स बराबर होता है एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। लेकिन इस बात को होने के लिए ज़रूरी है, अगर आप कहें कि सर मुझे बाइक रेसिंग में भाग लेना है, तो बाइक रेसिंग में भाग लेने का मतलब आपके पास बाइक है, आपके पास बाइक है तभी बाइक रेसिंग की बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ये तो आवश्यक शर्त है। जैसे अगर आपको हो कि गॉफ का इन्वर्स बराबर होता है एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, तो ये बात तभी सत्य है जब आपका एफ जी गॉफ इन सब के प्रतिलोम विद्यमान हो। अगर इनका प्रतिलोम विद्यमान नहीं, सोचिए बाइक नहीं है, बाइक रेसिंग की बात कर रहा है, क्या लॉजिक है इसका। तो सेम वही बात है, पहले इन्वर्स होना चाहिए तो ही ये बात काम करेगी। तो गॉफ का इन्वर्स बराबर होगा एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ठीक है। तो हमने इस्तेमाल कर दिया, इससे हमारा आंसर नंबर ए आ गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वास्तविक संख्याओं के एक समुच्चय पर f जो है वो इस प्रकार है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। देखिए ई की पावर एक्स के ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, ये बड़ा ही कामकार, बड़ा ही प्रभावी ग्राफ है। ई की पावर एक्स का ग्राफ, इसे कहते हैं चर घातांकी फलन। और वैसे ई की पावर एक्स तो बड़ा फेमस ग्राफ है, इसलिए क्योंकि ये एकमात्र फलन ऐसा है जिसका अवकलन ये स्वयं होता है, स्वयं भू है अपने आप में, ये इसका अवकलन है, समाकलन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ये खुद अपने आप का अवकलन है, खुद अपने आप का समाकलन है। ठीक है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, इस ग्राफ की खासियत आप देख सकते हैं, हर मान ये अपने जीवन में एक ही बार ग्रहण करता है, हर मान को अपने जीवन में एक ही बार ग्रहण करता है, दोबारा किसी भी मान को रिपीट नहीं करता, पुनरावृत्ति नहीं करता। इस वजह से भाई साहब एक एक ही होते हैं, इसलिए भाई साहब एक एक ही होते हैं, क्योंकि कभी भी अपने मान को रिपीट नहीं करते, ये इनकी खास बात है। लेकिन आच्छादक ये नहीं हो पाते क्योंकि आर का मान कभी भी, इसका एफ एक्स ई की पावर एक्स का मान कभी जीरो होता ही नहीं है, ना कभी जीरो होता है ना कभी माइनस का होता है। तो ये नीचे वाले मान जो है ये भैया कभी ग्रहण कर ही नहीं पाते, ये वाले मान ये कभी ग्रहण नहीं कर पाते, इस वजह से आच्छादक नहीं होते। ये जो नीचे वाले मान है कौन कौन, जीरो और यूनियन आर माइनस, ना तो ये माइनस के मानों को कभी ग्रहण करते हैं ना कभी जीरो आता है, इनमें कभी जीरो कभी आता ही नहीं है, जीरो के नज़दीक चलते रहते हैं, जीरो कभी नहीं आता। ना ये कभी जीरो को ग्रहण करते हैं ना कभी माइनस के रियल नंबरों को ग्रहण करते हैं, इस वजह से आच्छादक नहीं होते। हाँ, अगर आपको आच्छादक बनाना है तो इस रेंज में आच्छादक होते हैं। अगर आप आर प्लस की बात करें तो ये आच्छादक है, क्योंकि आर प्लस में जीरो नहीं आता, माइनस के नहीं आते, तो आर प्लस में ये आच्छादक है। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं की गई, यहाँ तो पूरा आर से आर कहा गया, ये देखिए आर से आर में, तो भाई एक ही तो है परंतु आच्छादक नहीं है, क्योंकि पूरे आर में माइनस भी आते हैं, जीरो भी आता है, जीरो और ये माइनस को ग्रहण करता ही नहीं है, इसलिए आच्छादक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एफ जो है वो प्राकृत संख्याओं से, मतलब नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, नेचुरल नंबर से पूर्ण संख्याओं पर, जो प्राकृत संख्याओं से पूर्ण संख्याओं मतलब होल नंबर में जीरो आता है, जीरो, बाकी नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन जीरो इसमें शामिल होता है, ये एफ है। और परिभाषित किस तरीके से किया गया, इस तरीके से किया गया, इसमें थोड़ी सी गलती है, मैं ठीक करवा देता हूँ आपको। ये देखिए ये गलत है, ये इवन नहीं है, ये ओड है, और यहाँ ये तो है ओड मतलब विषम। जब विषम लें तब तो इस फलन में मान रखिएगा, और जब सम हो तो इसमें मान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं रख के दिखा देता हूँ, तब आपको पता चलेगा ये एक क्या आच्छादक है ये नहीं है। नेचुरल नंबरों से 3 4 5 डैश, ठीक है। सबसे पहले एक रखते हैं, देखिए ये क्यों लिया, क्योंकि नेचुरल नंबरों से लेना है और डब्ल्यू में जाना है, तो ये रहा नेचुरल नंबर, देख सकते हैं आप, ये नेचुरल नंबर,
ये डब्ल्यू है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर से। अब एक, पहले एक रखा, एक क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या इसमें रखनी है, यहाँ रखेंगे तो एक में से एक गया 0, 0/2 0, तो एक पे आया 0। दो सम संख्या यहाँ रखनी है, और ये माइनस का चिन्ह भी नहीं है, गलतियां है इसमें, तो 2 रखेंगे आप, 2 रखते ही 2/2 1, 2 पे आ गया 1। 3 विषम में यहाँ रखेंगे, 3 - 1 2, 2/2 1, 3 पे 1 आ गया। फिर 4 यहाँ रखेंगे, 4 पे 2 आ गया। फिर 5 रखेंगे, 5 आपको यहाँ रखना हो, 5 - 1 5 पे भी आपका 2 आ गया। तो भाई दो चीज़ों पे सेम मान आ रहे हैं, इसका मतलब भैया एक की तो नहीं है। एक ही क्यों नहीं है? क्योंकि भैया दो चीज़ों पे सेम मान आ रहे हैं। 2 पे भी 1 आ रहा है, 3 पे भी 1 आ रहा है। आप देख के थे, 2 रखा तब भी 1 आया, 3 रखा तब भी 1 आया, तो भैया सेम आ रहा है। तो एक ही नहीं है, क्योंकि एक ही में हर बार अलग अलग आना चाहिए, हर बार अलग आना चाहिए। तो भाई साहब के हर बार अलग नहीं आ रहा है, तो भैया ये एक ही तो नहीं है साहब, एक ही नहीं है। आच्छादक है, आच्छादक देखते हैं भैया, छोड़ किसी को नहीं रहा, सारे मान आएंगे, सारे मान आएंगे, जो भी मान आप बोलेंगे वो आएंगे। इवन हर 2 जने मिलके एक मान को ग्रहण करेंगे, लेकिन मान कुछ भी नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। 0 कब आया? 1 रखने पे आया। 1 कब आया? 1 2 बार आया, 2 पे भी आया, 3 पे भी आया। 2 कितने पे आया? 4 पे भी आया और 5 पे भी आया। 3 कितने पे आया? 6 पे भी आया और 7 पे भी आया। तो हर नंबर जो है उसको ग्रहण किया जा रहा है, कोई भी नंबर यहाँ से बचने वाला नहीं लगता। आप बता दीजिए कोई नंबर बच रहा हो तो जवाब है नहीं बचेगा, कोई भी नंबर नहीं बचेगा। चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये आपने कहा कि सर 100 कब आएगा, तो भाई देख लेते हैं 100 कब आएगा। 100 जो है वो तब आएगा जब 200 रखेंगे, 200 में 2 का भाग लगा, 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होगा जिस पे ये मान आ जाएंगे, यानी छूटेगा कुछ भी नहीं। तो भैया आच्छादक है। जब कोई छूटेगा ही नहीं तो फिर आच्छादक है। तो एक ही की तो नहीं है, परंतु आच्छादक है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन थे, तो सिंपल है एकदम, ठीक है। और देखिए, फलन में ज़्यादा गहराई में मत उतरिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फलन बहुत गहरा है, ज़्यादा माथापच्ची मत करिए। ज़्यादातर आप जिन चीज़ों पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहता है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन को पकड़ लीजिए। एक तो संयुक्त फलन जो है वो फेवरेट है। संयुक्त फलन, प्रतिलोम फलन और फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार, एक की आच्छादक, और इन 3 के अलावा जो है वो है प्रांत और परिसर। लेकिन प्रांत और परिसर जो है वो ज़्यादातर अच्छे कंपटीशन जो होते हैं, जिनमें लेवल हाई रखना होता है, उन्हीं में इनको प्रायोरिटी मिलती है। नॉर्मल जैसे फर्स्ट ग्रेड का जैसा एग्जाम है तो उसमें प्रांत परिसर अच्छा रहता है कि हाँ थोड़ा टफ बनाना, जहाँ टफ बनाना होता है तब वहाँ वो प्रांत परिसर को पहुँचा देता है। लेकिन नॉर्मली अगर पेपर बनाना है, सिंपल पेपर बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, मेरिट को ठीक ठाक रखनी है, अच्छी रखनी है, तो ये टॉपिक, और मेरिट जब हाई रखनी होती है तो याद रखिए जिस एग्ज़ाम में कंपटीशन, आप कंपटीशन कैसे पता चलेगा? सीटों से। सीटें जितनी कम होंगी उतना कंपटीशन टफ होगा, और कंपटीशन टफ होगा तो टफ क्वेश्चन डालने पड़ेंगे, टफ टॉपिक डालने पड़ेंगे, तब फिर ये जाते हैं, वरना ये टॉपिक होते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।